Hello student, this is Alisha Miraz and you are watching A plus S Pharmacy classes. एज आपका इनऑर्गेनिक का एग्ज़ाम कल है बेसिकली, तो उसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक ऑल्सो। और 2 नंबर में पूछते हैं कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में कौन सा अपैरेटस यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ गुडजिट अपैरेटस। आप आर्सेनिक टेस्ट को गुडजिट टेस्ट भी कहा जाता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल है, जब आर्सेनिक एसिड आपका रिएक्ट करता है H2 की प्रेजेंस में तो आर्सेनिस एसिड और आर्सिन गैस रिलीज करता है। यही आपका प्रिंसिपल है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन on mercury chloride paper in presence of reducing agent like potassium iodide. It is also called Gutzit test and requires special apparatus. और हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आर्सेनिक कितना प्रेजेंट है, तो वो जितना स्टेन आपका मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे आता है उस अकॉर्डिंग करते हैं। मींस द डेप्थ ऑफ येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर का, और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर मैं बता रही हूँ, आप इतना ही लिख देंगे तो सफिशेंट है। तो प्रोसीजर फर्स्टली टेस्ट सोल्यूशन का देखते हैं। तो प्रोसीजर क्या है आपका टेस्ट सॉल्यूशन में, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सैंपल लेना है। जो भी सैंपल आपको चेक करना है कि उसमें आर्सेनिक है या नहीं है, तो आप उस सैंपल को लीजिए सफिशिएंट अमाउंट उसका। उसके बाद उसमें वाटर ऐड करिए, फिर स्टैंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है, लेकिन वो आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। और उसको हम वाइड माउथ की बॉटल, मतलब जिसका बड़ा मुंह होगा उस बॉटल में रखेंगे। फिर उसके बाद आपको 1 ग्राम सॉल्यूशन लेना है KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड का, और फिर 5 ml सॉल्यूशन लेना है स्टेनस क्लोराइड एसिड का, और 10 ग्राम लेना है जिंक का। ये सारे तीनों आपके जो कंपोनेंट हैं आपको एक में ही मिला देना है उसी सैंपल में। उसके बाद क्या करना है, उस सॉल्यूशन को आपको 40 मिनट के लिए रख देना है। और उसके बाद आप एक स्टेन लेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे, और उसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें या प्रोसीजर देखें कि क्या होगा आपका टेस्ट सॉल्यूशन का, तो द टेस्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट in water and stand HCl arsenic free and kept in a wide mouth bottle. To this solution 1 gram of KI potassium iodide, 5 ml of stannate chloride acid solution and 10 gram of zinc is added. All this reagent must be arsenic free. Keep the solution aside for 40 minutes and stain obtained on mercury chloride paper is compared with standard solution. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे। तो हमें जब स्टैंडर्ड लेते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग अकॉर्डिंग टू IP या अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया लेते हैं, जितना आपका स्टैंडर्ड मेंशन है। तो आप उसमें से वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे। उसके बाद जितना चीज़ें आपने इसमें मिलाई, जैसे कि 1 ग्राम ऑफ KI एंड स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन 10 ग्राम, और उसके बाद जिंक, तो ये सारी चीज़ें आप तीनों चीज़ें फिर से मिलाएंगे और उसको 40 मिनट्स के लिए रख देंगे। जैसे आपने सेम एज इसमें परफॉर्म किया था, सेम एज इट इज़ उसमें भी परफॉर्म करेंगे। और उसमें कुछ प्रिकॉशन साथ में रखने चाहिए, क्योंकि अगर ये रिजेंट्स गिर गए तो कुछ हार्मफुल हो सकता है, इसलिए उनको बहुत प्रिकॉशंस के साथ हैंडल करें। तो अगर हम देखना चाहें कि स्टैंडर्ड का प्रोसीजर क्या होगा, तो अननोन क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन इज केप्ट इन वाइड माउथ बॉटल एंड रेस्ट प्रोसीजर इज फॉलोड एज डिस्क्राइब्ड इन द टेस्ट सॉल्यूशन। मीन्स टेक द standard solution in the wide mouth bottle and add 1 gram of KI and 5 ml of stannous chloride acid and 10 gram of zinc, and after that put them for 40 minutes aside for rest. इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें बाकी का जो आपका मेंशन है, ये सारे आपके प्रिकॉशंस हैं। अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, बट अगर प्रोसीजर ही है तो आप इतना लिखेंगे काफ़ी है। और अगर मतलब रीज़न पूछा जाता है कि क्यों ऐसे इनको हैंडल करना है, तो स्टेनस क्लोराइड जो है वो कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ एर्सीन के लिए यूज़ किया जाता है, जिंक पोटेशियम आयोडाइड। और जो स्टेनस क्लोराइड होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेड एसीटेट प्लेड
filter or papers are used to trap any hydrogen sulfide which may be involved along with arsine। और लेड एसीटेट प्लेगर या फिर पेपर जो यूज़ किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं ताकि अगर इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जैसा कुछ भी प्रेजेंट हो तो वो उसमें निकल आ जाए। अगर आपको अभी भी कुछ भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद मैं एक डायग्राम दे देती हूँ। अगर बेसिकली अगर पूरा वैसे 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द डायग्राम फॉर आर्सेनिक लिमिस्टर, तो आपको गुडजेट अपैरेटस के साथ साथ प्रोसीजर भी लिखना पड़ेगा। और अगर सिर्फ नॉर्मल 7 मार्क्स में आता है कि डायग्राम, तो आपको गुडजेट अपैरेटस का डायग्राम मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। सो ये है आपका गुडजेट अपैरेटस का डायग्राम। आप देख सकते हैं इसकी बॉटल का जो माउथ है वो थोड़ा सा वाइड है और इसके अंदर जो पाइप पड़ा हुआ है उसमें एक नीचे होल प्रेजेंट है और बीच में लेड एसीटेट का वूल लगा हुआ है और ऊपर जो है HgCl2 मीन्स मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर अटैच है। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको इसी अपैरेटस के साथ परफॉर्म करना होगा और ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। नॉर्मल एक बॉटल, साथ में पाइप में जो अटैच है वो होल एंड लेड एसीटेट वूल अटैच है ऊपर और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ और भी बाकी बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है जो मैं ऐसे ही में डिस्कस किए दे रही हूँ जो लॉन्ग में है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा फर्दर मैं अलग वीडियो बना पाऊँगी। तो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, जो मैंने पढ़ाया है पहले से ही, अगर लेकिन फिर भी आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा कि कौन कौन से एरिया में रखते हैं। जैसे कंक्रीट एरिया हो गया, आपको ग्लव्स पहनना होता है, एप्रन पहनना होता है, बहुत सारे स्टोरेज हैंडलिंग मैंने बताए थे, आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अलावा भी आता है तो वो मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी और उसका एडजस्टमेंट। मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी मैंने बताया था 2 टाइप का होता है, एक क्रायोस्कोपिक मेथड होता है और एक हीमोलिटिक मेथड होता है। क्रायोस्कोपिक मेथड में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हो उस सब्सटेंस की कि वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। और आपका जो हीमोलिटिक मेथड होता है वो आरबीसी बेस्ड होता है। बेसिकली आप सॉल्यूशन में आरबीसी को डालते हो, अगर श्रिंक करेगा तो हाइपरटोनिक है, अगर स्वेल करेगा तो हाइपोटोनिक है और अगर सेम रहेगा तो आइसोटोनिक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और अगर इसका मैनेजमेंट देखें, इसको मैनेजिंग टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती है, तो 3 टाइप की होती है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 इज ऑल्सो नोन एज विंसेंट मेथड। विंसेंट मेथड में आपका जो होता है उसमें आप क्या ऐड करते हो, बेसिकली उसमें वाटर ऐड करते हो। जब आपकी कंसंट्रेशन उसमें सॉल्यूट की ज़्यादा हो जाती है तो आप उसके सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो। फिर सेकंड आता है क्लास 2 जो कि NaCl इक्विवेलेंट होता है, जिसमें कि अगर आपको सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो। थर्ड वन जो होता है उसमें क्लास 3 होता है, जो आप अगर उसमें NaCl कम है मीन्स सॉल्यूट कम है तो आप सॉल्यूट मिला दें और अगर आपका सॉल्वेंट कम है तो सॉल्वेंट मिला दे। और बेस कैसे चेक करते हैं वो ये होता है, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट चेक कर ले तो -0.52 डिग्री सेल्सियस अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है तो अगर उससे कम आ रहा है तो हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग सॉल्वेंट ऐड करेंगे। ये आपका हो गया मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज़ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज़ भी लॉन्ग में बहुत बार पूछा गया है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इम्प्योरिटी क्या होती है, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट होते हैं बट बियॉन्ड द लिमिट। एक लिमिट डिस्क्राइब है, अगर उससे ज़्यादा प्रेजेंट है तो ही आपका वो सब्सटेंस इम्प्योर कहलाएगा। इसके बाद कितने टाइप की होती है इम्प्योरिटी, मतलब सोर्सेज क्या है बेसिकली, तो रॉ मटेरियल जो हम कच्चा पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज्ड जो इसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो वो वॉश किया हुआ है कि नहीं है, इंटरमीडिएट प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस एंड इसके बाद सॉल्वेंट यूज़। सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली 4 टाइप के सॉल्वेंट यूज़ करते हैं आप, वो सारे डिस्क्राइब वे में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका आता है पैकेजिंग और स्टोरेज की कंडीशन अगर सही नहीं है तो भी आपका इम्प्योरिटी आ सकती है। मतलब बेसिकली आपको एसेप्टिक एरिया चाहिए कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ बफर इक्वेशन, जो 7 नंबर में पूछा जाता है और मैंने ये आपको पढ़ाया भी है बफर इक्वेशन, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको असाइनमेंट में कराया है। इसके बाद पॉइजनिंग और एंटीडोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइजनिंग कितने टाइप की होती है और पॉइजनिंग की मैकेनिज्म क्या है, फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकल जो भी पढ़ाई थी। जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है तो फिजियोलॉजिकल होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो केमिकल होता है, मैकेनिकल मतलब उसका चेंज बिल्कुल ही हो जाता है, उसका वर्किंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन टाइप। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
इसके अलावा भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख जाएगा शाम तक तो मैं आपको ज़रूर नोटिफाई कर दूँगी। अदरवाइज़ ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।